केवीएस के अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, हमारे 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी हमारा रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और हमारा जो जीएस वाला पार्ट है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो हमारा जो ये है इसमें अब हमारे जो 40 क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इनको क्या इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इसमें से क्या है 40 मार्क्स हमारे डिपेंड करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। तो जो भी हमारी साइकोलॉजी है हम ये कह सकते हैं, या हमारी उन पे बेस हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो भी हम क्लास में सिचुएशंस को हैंडल करते हैं देखते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को समझना है। यहाँ पे मेन किसी की थ्योरी से आपको मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बेसिक जो मिलेंगे वो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपकी क्लास सिचुएशंस पे बेस्ड होंगे, कि अगर आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि इस कंडीशन में आप क्या करेंगे या ये किस चीज के बारे में कहना चाह रहे हैं, तो वही क्वेश्चंस है। आपको पैटर्न समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको आंसर करना है कि आप उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे 111 से लेके 150 तक हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड रहा है हमारा, जो हमारे क्वेश्चन आएंगे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के संबंध में सर्वोत्तम सहसंबंध को प्रदर्शित करता है। आपको 2 चीजों को अटैच कर दिया है, विज्ञान को और साथ साथ में आपके भाषा के अधिगम को। किस चीज के बारे में बात हो रही है, विज्ञान की नॉलेज टेस्ट के साथ आपकी भाषा के अधिगम की, दोनों के बारे में बात हो रही है कि कौन सा क्रियाकलाप, कौन सी क्रिया के द्वारा विज्ञान और भाषा के अधिगम को सर्वोत्तम सहसंबंध, सर्वोत्तम बेस्ट, सर्वोत्तम सहसंबंध दिखाएगा। कौन सा क्रियाकलाप है, हमसे ये कहा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। विद्यार्थियों से कहना कि वे वैज्ञानिक विषय पर एक निबंध लिखें। क्या आप बच्चों को बोलते हैं वे विज्ञान पर एक आप ऐसे लिख दो, एक निबंध लिख दो भी, क्या ये बेस्ट उनकी नॉलेज का टेस्ट होगा कि विज्ञान की नॉलेज भी टेस्ट हो जाए, साथ में उसकी भाषा की अधिगम भी टेस्ट हो जाए कि भाषा की जो उसका ज्ञान है, उसने क्या सीखा है, वो भी इसका टेस्ट हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये है। सेकंड है, वातावरण की खोज के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण के लिए व्यवस्था करना। अब बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहना, कि बच्चों को क्या करना, वे किसी जगह पे पर्टिकुलर आप ले जाओ, वो चीज उनको दिखाओ। एक व्यापक भ्रमण का क्या करना, आप आयोजन करना, उनको लेके जाना, और उसके बाद जो भी उन बच्चों ने वहां पे ऑब्जर्व किया, देखा, उसके ऊपर उनको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहना। सेकंड ऑप्शन हमारा ये है भाई। थर्ड है, बच्चों को कहना कि वे प्राभाषिक शब्दावली को याद करें, कि जो भी पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं उन शब्दावली को याद करें, जो भाषा से रिलेटेड है या वो विज्ञान से रिलेटेड है। ये हमारा थर्ड ऑप्शन है कि प्राभाषिक जो भी आपकी डेफिनेशंस होती हैं उनको याद करना भाई। और आपका फोर्थ ऑप्शन है भाई, भाषा अध्यापकों के लिए विज्ञान की पाठ्य चर्चा पर एक कोर्स का आयोजन करने को कहना है, कि जो भी भाषा के अध्यापक है, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा या आपके अंग्रेजी, जो भी आपकी जो भाषा के अध्यापक है, उनको कहना कि जो विज्ञान की पाठ्य चर्चा है उसके ऊपर एक फ्रेश कोर्स का आयोजन करें। क्या ये बेस्ट तरीका होगा किसको दिखाने के लिए, विज्ञान और भाषा के सर्वोत्तम सहसंबंध को दर्शाने के लिए। तो भाई यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कि आप एक भ्रमण का क्या करना, एक व्यापक भ्रमण क्षेत्र की व्यवस्था करना, जहाँ पे बच्चे खुद उस चीज को ऑब्जर्व करें और उसके बाद उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो जब वो लिखेंगे तो उसके बाद उनके उस लिखने से उनकी भाषा अधिगम की, उन्होंने जो चीज सीखा, क्या वो उस चीज को उस ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। भाषा का अधिगम का भी टेस्ट हो जाएगा, साथ साथ में विज्ञान का भी हो जाएगा। तो जो भी चीज आप सिखाना चाहते हो उस चीज को बच्चों को दिखा के उनसे जानने की कोशिश करो कि उन्होंने कितना सीखा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, कि आपका क्या करना, भ्रमण का व्यवस्था करना, जहां पर बच्चे को बाद में उस पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहना। तो दोनों का आपका टेस्ट हो जाएगा भाई। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रोबेल के दर्शन का सिद्धांत नहीं है। आपसे सिद्धांत पूछ लिए गए, अब आपको पता होना चाहिए भाई हर एक के कौन कौन से सिद्धांत किसने दिए हैं। तो हमसे पूछा गया है फ्रेडरिक फ्रोबेल का सिद्धांत कौन सा नहीं है भाई। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 उन्होंने दिए होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उन्होंने नहीं दिया होगा, तो हमें वही एक नहीं छांटना है जो उन्होंने नहीं दिया है। फर्स्ट है अलौकिकता का सिद्धांत, सेकंड है विकास का सिद्धांत, थर्ड है एकत्व का सिद्धांत, और फोर्थ है सब क्रिया का सिद्धांत भाई। तो कौन सा सिद्धांत है जो हमारा फ्रोबेल ने नहीं दिया भाई, तो वो हो जाएगा एकत्व का सिद्धांत है जो उन्होंने नहीं दिया है। एकत्व का सिद्धांत हमारा उन्होंने नहीं दिया है, एकत्व का सिद्धांत। ठीक है, बाकी सारे तीनों सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए। ठीक है, ध्यान रखना, अलौकिकता का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है, विकास का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है, और सब क्रिया का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है। ठीक है, आपको याद क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपके लिए क्या चीज है कि आपको पता होना चाहिए उन्होंने कौन कौन से दिए। तो आपको ये तीनों याद करने हैं, कि आपको पता है कि तीनों इसके पार्ट है। तो एकत्व का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा कि ये सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है भाई। नेक्स्ट है
संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे वो धर्म अथवा भाषा पर आधारित हो, अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थान स्थापित करने, उनका संचालन करने का अधिकार रखते हैं? कि जो भी, चाहे वो भाषा पे आधारित हो या वो जाति पे आधारित हो, जो भी अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, वो क्या कर सकते हैं? शैक्षिक संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं कि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, उसके बारे में जागरूक करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? शिक्षा संस्थानों को स्थापित भी कर सकते हैं, उनका संचालन भी कर सकते हैं। तो ये आपके संविधान के किसके अंदर आता है? किसके अंदर, आपका किस अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन किया गया है? तो आपको क्या होगा? उसका संचालन कर सकते हैं। ये किसके अंदर है? ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 29 के अंदर। याद रखना, अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए क्या करते हैं? शिक्षा संस्थान चला सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं। ये हमारा किसमें दिया गया? ये प्रावधान हमारा अनुच्छेद 29 के अंदर है भी, ठीक है। संविधान ने अल्पसंख्यक को ये अधिकार दिया है कि वो क्या कर सकते हैं? अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, सिखाने के लिए संस्थानों को चला सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऐसे सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है जिसका प्रयोग करके बच्चों में सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है? कहने कौन सी विधि है जिसके द्वारा बच्चों में क्या किया जा सकता है? भाई, सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। हमारे सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्या है? अच्छी नैतिक कहानियां सुनाकर, या सेकंड है समाज के द्वारा स्वीकृत मूल्यों और लोक प्रथाओं का अनुशासित करना, कि जो भी हमारे क्या है समाज में स्वीकृत मूल्य है, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, बड़ों से ऐसे बात करनी चाहिए, जो भी स्वीकृत मूल्य उनको, या लोक प्रथाओं को अनुशासित करना, या अध्यापक के द्वारा अपने आचरण को इस प्रकार प्रस्तुत करें ताकि बच्चे उन्हें एक प्रतिरूप समझ ले, एक आइडियल की तरह उसको उनको फॉलो करें। कि अध्यापक अपना आचरण खुद ऐसा रखें जिसको देख के बच्चों को खुद लगे अरे हमारे सर ऐसे नहीं करते या वो ऐसे करते हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। एक खुद का आचरण ऐसे प्रस्तुत करना कि जिसे देखकर बच्चे उनको क्या करें? रोल मॉडल की तरह फॉलो करें। और फोर्थ ऑप्शन है उन्हें महान व्यक्तियों के विषय में बताना, कि आप क्या करें? ग्रेट जो भी महान व्यक्ति हुए उनके बारे में बच्चों को आप स्टोरी सुनाओ, उनके बारे में बताओ, वो ऐसे था, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। तो किस चीज से बच्चा ज्यादा जल्दी से सामाजिक मूल्यों को सीखेगा? तो भाई यहाँ पर आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा कि टीचर अपने आप में अब खुद ऐसे आचरण को अपनाए जिसको देखकर बच्चे क्या करें? उस चीज को उनको एक रोल मॉडल की तरह ले, उनको अपने क्या करें? एक आइडियल की तरह ले। तो यहाँ पे आपका थर्ड जो ऑप्शन है कि अध्यापक द्वारा अपने आचरण को इस प्रकार प्रस्तुत करें ताकि वे उन्हें प्रतिरूप समझने लगे, आइडियल समझने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों में सामाजिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है, कि खुद टीचर इस तरह के रूल्स को, इस तरह के मूल्यों को फॉलो करें, जिसको देख के बच्चे को लगे हाँ मेरा अध्यापक भी ऐसे ही करता है। नेक्स्ट है, एक बच्चे ने क्या किया? संरक्षण की योग्यता का विकास हो चुका है, कि एक बच्चे में संरक्षण की योग्यता का विकास हो चुका है। वह वस्तुओं को सबसे छोटी से बड़ी तथा सबसे बड़ी से छोटी में सजा सकता है। तो उसकी विचार प्रतिक्रियाएं स्थूल घटनाओं पर आधारित है, ठीक है, जो सामने उन पर आधारित है। वह बच्चा उन सभी समस्याओं पर संक्रियाएं कर सकते हैं जो अमूर्त नहीं है, मतलब वो मूर्त सोच तो उसकी विकसित हो गई है, अमूर्त अभी नहीं हुई है। तो उसके जो विचार हैं वो क्या है? समस्याएं क्या है? जो उन सब समस्याओं पर सोच सकता है जो कि अमूर्त नहीं है, ठीक है। अमूर्त मतलब होता है जो आपके प्रत्यक्ष नहीं है। बताइए यह बच्चा पियाजे के द्वारा प्रतिपादित किस विकास सिद्धांत की अवस्था में है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर यह कौन सा आ जाएगा भाई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगी भाई हमारी, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगी। सबसे पहले हमारी सेंसरी मोटर होती है हमारे 0 से 2 वाली संवेदी वाली, उसके बाद होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कौन सी अवस्था है? जब बच्चा छोटे से बड़े में या बड़े से छोटी चीजों में अरेंज कर सकता है, सामने कोई चीज है उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, सोच सकता है, तो वो हमारी कौन सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी हमारी, ठीक है भाई। तो हमसे पियाजे की 4 अवस्थाएं थी, उनमें से पूछा गया था अगर बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो पियाजे की कौन सी अवस्था के अंदर आता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगी इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपसे पूछा गया विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है भाई। फर्स्ट है, सभी बच्चों में विकास की दर एक समान नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट ये कहा कि भी सब बच्चे ने वो एक समान गति से विकास नहीं करते, ये बिल्कुल सही बात है। हर एक बच्चे का विकास एक जैसा नहीं होता है। किसी की मेंटल को जल्दी विकास कर लेता है, कोई फिजिकली ज्यादा जल्दी विकास कर लेता है, कोई धीमी गति से सीखता है। तो हर एक का विकास की दर क्या होती है? डिफरेंट होती है। कोई क्या होता है जल्दी विकास करता है, कोई बाद की एज में ज्यादा
विकास करता है तो वो क्या होता है, हर एक की विकास की अवस्थाएं क्या होती है, गति क्या होती है आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो सभी बच्चों की विकास की दर एक समान नहीं होती। यस, बिल्कुल करेक्ट है। हमें बताना कौन सा नहीं है। ये तो होता है, ये विकास का सिद्धांत है कि विकास में क्या होता है, आपका हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। सेकंड क्या है, विकास सदा रेखीय होता है, एक सीधी रेखा में विकास होता है, ये सेकंड पॉइंट है आपका। थर्ड है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस, विकास लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता रहता है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। जो वृद्धि होती है ना भाई, वो आपकी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती, लेकिन जो विकास है वो आपका लाइफ लॉन्ग सतत चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो याद रखना, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट है, विकास की सभी प्रक्रियाएं परस्पर जुड़ी होती है। जो विकास की जितनी प्रक्रियाएं हैं उसे आपस में जुड़ी होती है। यस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो इसका जो हो जाएगा ना, विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ये हो जाएगा विकास। क्या लिखा हुआ है कि विकास सदैव रेखीय होता है, एक सीधी रेखा होता है, नहीं भाई वर्तुलाकार होता है, इस तरीके से होता है विकास, कभी आगे कभी पीछे। ध्यान रखना, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, एक सीधी रेखा में विकास नहीं होता है। कभी भी अगर दे दिया जाए कि विकास एक सीधी रेखा में होता है तो वो गलत है। तो विकास रेखीय होता है, गलत है। विकास आपका इस तरीके से होता है, कभी आगे कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो विकास हमारा क्या होता है, सदैव सीधी रेखा में नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा सिद्धांत नहीं है पूछा गया था, इन्होंने दिया था विकास सीधी रेखा में होता है, तो ये हमारा विकास का सिद्धांत नहीं है भाई। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने भारत में बच्चों की शिक्षा से मॉन्टेसरी शिक्षा विधियों के प्रचलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के बारे में बात हो रही है कि किस शिक्षाविद ने भारत में बच्चों की शिक्षा में मॉन्टेसरी शिक्षा विधियों की, जो प्राइमरी लेवल पे, किंडरगार्टन जो लेवल पे जो मॉन्टेसरी शिक्षा विधियों के प्रचलन में महत्वपूर्ण जो निभाई है भूमिका, किसने निभाई है भारत में, तो हो जाएगी सावित्रीबाई फूले भाई, ठीक है। हमारे जो सावित्रीबाई फूले है ना, जो फर्स्ट टीचर थी, वो क्या है हमारे, उन्होंने भारत में ये शिक्षा क्या थी, समाज सेविका के रूप में कह सकते हो। इन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किया, बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। तो भारत में बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न में किसने भूमिका निभाई है, सावित्रीबाई फूले ने। ऑप्शन था रोहित धनखड़, गिजुबाई बर्डेगा, एनी बेसेंट या सावित्रीबाई फूले। तो इसका आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फूले हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसे ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार अभिलेख समझा गया। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में वह कौन है जिसे ब्रिटिश काल में, अब की बात है ब्रिटिश काल के अंदर भारतीय शिक्षा का क्या महाअधिकार अभिलेख समझा गया। वो क्या था, हंटर आयोग, आपका मैकॉलमेंट या सार्जे आयोग या वुड्स डिस्पैच। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई वुड्स डिस्पैच हो जाएगा। हमारा ध्यान रखना, आपको ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में भी आ सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यह महाअधिकार अभिलेख किसे कहा गया था, तो वो क्या हो जाएगा आपका वुड्स डिस्पैच हो जाएगा भाई, ठीक है। याद रखना इसको, वुड डिस्पैच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा 4 के अधिकांश बच्चे अपनी कक्षा में विद्यमान दृष्टिहीन बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते। ऐसी अवस्था में वे दृष्टिहीन बच्चे अपनी किस अवस्था की पूर्ति से वंचित रह जाएंगे। भी आपकी क्लास में कुछ बच्चे अंधे हैं और आपकी बाकी क्लास के बच्चे उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते, तो इस केस में जो दृष्टिहीन बच्चे हैं वो किस चीज से वंचित रह जाएंगे, किस चीज को महसूस करेंगे या क्या चीज की कमी रहेगी, वो क्या हो जाएगी भाई, शरीर विज्ञान संबंधी, सुरक्षा संबंधी, आत्म सम्मान संबंधी या सह संबंधता संबंधी। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्म सम्मान, कि अगर आप उन बच्चों में हीन भावना पैदा हो जाएगी, भाई हमारे साथ तो कोई खेलना पसंद नहीं करता, मैं अंधा हूँ, मुझे चिढ़ाते हैं, कोई मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करता। तो यदि आपकी क्लास में दृष्टिहीन बच्चे और आप उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते, तो ये बच्चे उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते, तो वो वाला केस क्या हो जाएगा, आत्म सम्मान से रिलेटेड हो जाएगा भाई। तो आपसे पूछा गया था कि इस बच्चे की किस आवश्यकता की पूर्ति से वंचित रह जाएंगे, तो आत्म सम्मान आएगा इसका आंसर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो के नाम जुड़े हुए हैं। आपसे पूछा गया है, दार्शनिक पूछ लिया, उनकी विचारधारा पूछ ली, आपसे पूछा गया है कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो की कौन सी विचारधारा थी। आपको विचारधारा बतानी है, मानवतावाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद। आपको कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो की विचारधारा बताने किस तरीके की थी। तो इसका आंसर याद रखना हमेशा भाई प्रयोजनवाद आएगा। क्या आएगा, प्रयोजनवाद।
वाद आएगा। इस तरह की चीजें आपको पढ़नी है। आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आता है, आपकी साइकोलॉजी में काफी सारी चीजें कवर होती है, लेकिन सब पार्ट्स नहीं हो पाते, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अलग से बुक्स आती है, तो कोई ना कोई बुक जरूर रेफर कर लेना, ताकि आप डीप में कर पढ़ पाओ कि किसने कौन सी विचारधारा दी है, ठीक है। बाकी तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो तो आपको खुद से समझ के उनको आंसर करना है, वो आपको कहीं नहीं मिलते। लेकिन जो इस तरह की विचारधारा है वो आपको अगर पता होना चाहिए कि किसकी कौन सी हुई। तो आपकी क्या कहा था, कार्ल रोजर्स की और अब्राहम मैस्लो की। तो इनकी विचारधारा कैसी थी, प्रयोजनवाद की थी। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर खेलकूद बच्चों की इस प्रकार सहायता करते हैं कि बच्चों में, कह रहे प्राइमरी लेवल पर हम बात करें, प्रारंभिक विद्यालय जो हमारा प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल पर खेलकूद बच्चों को किस प्रकार सहायता करता है, वह अधिक स्पर्धात्मक बनाए, कि कंपटीशन ज्यादा होना चाहिए, और अपने कार्य में सटीक रहे, जो जिसका काम उसको वैसे ही करना है, अपने कार्य में सटीक रहे और कंपटीशन ज्यादा होना चाहिए। वह किसी भी अवस्था में सफलता सुनिश्चित करे, चाहे कुछ हो जाए, कैसे भी है, जीतना ही जीतना, उनके दिमाग में ये भावना पैदा करना। या वह सभी प्रकार की क्रीड़ाओं में मूल सिद्धांत सीख लेंगे, जितनी भी क्रीड़ाएं हैं, जो भी खेल वो खेल हैं, सबके मूल सिद्धांत सीख लेंगे, ये उनका बेसिक मोटिव होना चाहिए। या बच्चे में सहयोग की भावना, न्यायपरकता और समझौता करना सीख जाए। आप में प्राइमरी लेवल पर खेलकूद में बच्चों में किस प्रकार सहायता करेंगे, तो यहाँ पर भी यही आएगा, बच्चों में क्या करना, सहयोग की भावना। प्राइमरी लेवल पर सबसे पहले आपको मतलब यही होता है कि बच्चों में क्या करना, सहयोग की भावना पैदा करना, कि बच्चे मिलजुल कर खेलें, एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। न्यायपरकता, कि अगर कोई चीज गलत है तो उस चीज के लिए ये रहिए नहीं कि भाई जीतना ही है, चाहे कैसे भी जीतो, न्यायपरकता होनी चाहिए। और समझौता करना, अगर आप हार भी जाते हैं, कोई चीज ऐसी हो जाती है, तो आप उस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, समझौता करना। तो प्राइमरी लेवल पर खेल सीखने में जो भावनाएं होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, न्यायपरकता होनी चाहिए, और आपका समझौता करना सिखाया जाए। ये आपका प्राइमरी लेवल का उद्देश्य रहेगा खेलकूद से रिलेटेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्य से संबंधित नहीं है। पूछा गया है कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसके अध्यापन के एक पक्ष के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसके जो उद्देश्य होते हैं उसके पक्ष से संबंधित कौन सा नहीं है। फर्स्ट है, उद्देश्य संभावित उपलब्धि के साथ बिंदु हो। उसके बाद उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के संदर्भ में प्रदान करें। उद्देश्य व्यापक हों और सामान्य होते हैं। उद्देश्य तात्कालिक हों और प्राप्त होते हैं, कि उद्देश्य क्या उसी टाइम तत्कालिक हो, कि आपका उद्देश्य, देखो हम कोई ना कोई मोटिव लेके चलते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो चीज अभी उसी टाइम फुलफिल हो जाए। आपके दिमाग में वो चीज है कि हाँ मुझे ये चीज करना है, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप कुछ ना कुछ फॉलो करते हो। तो यहाँ पर जो आपका इन्होंने पूछा ना कौन सा उद्देश्य से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा भाई जो उद्देश्य लिखा है ना तात्कालिक होते हैं, उसी टाइम उद्देश्य तात्कालिक और प्राप्य होते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों क्या रहेंगे, सही रहेंगे। किसी विषय को पढ़ाने के संबंधित की संभावित उपलब्धियां होनी चाहिए, भी क्या क्या चीज आप माइंड में लेके चल रहे हो। सामान्य उद्देश्य होने चाहिए, उद्देश्य व्यापक होना चाहिए, मतलब एक कंप्रिहेंसिव जो मोटिव आप माइंड में रख के लेके चल रहे हो, और विषय वस्तु के चयन के संदर्भ में प्रदान करेंगे। जो भी विषय वस्तु है, सब्जेक्ट है, जो भी मटेरियल है वो आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, किसी भी विषय के अध्यापन से संबंधित आपके पक्ष हो जाएंगे। उसके बाद है आपका, एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है, और जो अध्यापक की दृष्टि से एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, और अध्यापक उन बच्चों को डांट देता है, उस बच्चे को डांट देता है। अध्यापक के ऐसे व्यवहार से शेष विद्यार्थी निराश हो जाते हैं और प्रश्न पूछना ही बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। आपसे ये पूछा गया है, एक बच्चा था, उसने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन टीचर ने उसको डांट दिया, अरे ये क्या बेवकूफ वाला क्वेश्चन है। तो मतलब उसको समझाने की बजाय बेटा ऐसे नहीं होता है, ये क्वेश्चन गलत है, उसको सीधा क्या किया कि इस तरह क्वेश्चन पुट करेंगे, सीधा डांट दिया। तो इस चीज का शेष विद्यार्थी की स्थिति क्या हो गई, निराश हो गई। तो ऐसी स्थिति से क्या संज्ञा दी जाएगी, तो ये बताना गई प्रतिनिधिक दंड, कक्षा कक्ष में नैतिकता, आत्म प्रबलन या सुकारक प्रभाव। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सुकारक प्रभाव हो जाएगा। मतलब इस चीज का क्या बना, आपका बुरा प्रभाव पड़ता है, कि एक कारण मिलेगा कि बच्चों ने नहीं, अगर हम कुछ भी पूछेंगे तो सर हमें डांट देंगे। तो ये क्या पड़ रहा है, बच्चों पर प्रभाव पड़ता है इस चीज का। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब सुकारक प्रभाव हो जाएगा, कि ऐसी स्थिति को क्या संज्ञा दी जाएगी, सुकारक प्रभाव की संज्ञा दी जाएगी। कि एक बच्चे को डांटने के बाद बाकी बच्चे भी निराश हो गए, फिर वो भी प्रश्न पूछने में हेजिटेट करेंगे, ठीक है, कि कहीं सर हमें बिना डांट दें।
नेक्स्ट है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग पढ़ते पढ़ाने के बाद एक शिक्षिका ने 2 प्रश्न दिए। पहले एक टीचर ने वर्ग के बारे में बताया, वर्ग आपको पता है ना, स्क्वायर को बोलते हैं, कि पहले एक शिक्षिका ने वर्ग के बारे में पढ़ाया और फिर बच्चों से 2 प्रश्न किए कि वर्ग की परिभाषा दो, कि जो मैंने पढ़ाया तुम्हें समझ आ गया, ठीक है, तो एक डेफिनेशन लिखो इसकी, वर्ग की परिभाषा दो, पहला क्वेश्चन। और दूसरा का एक वर्ग की रचना करोगे, एक वर्ग बना के दिखाओ कैसे बनेगा, ठीक है, मैंने समझा दिया। आपको वर्ग की परिभाषा भी देनी है और एक वर्ग बना के दिखाना है। तो यह बताइए ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापता है। इस ये दो जो क्वेश्चन किए हैं, इस चीज से किस चीज की, कौन सी कंडीशन की, किन चीजों की फुलफिलमेंट होती है, क्या चीज पूरी होती है कि बच्चों का ज्ञान अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ आया नहीं आया। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनसे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ज्ञान और संश्लेषण की, सेकंड ऑप्शन दिया है ज्ञान और ज्ञान के प्रयोग की, थर्ड ऑप्शन दिया है समझ और संश्लेषण की, और फोर्थ ऑप्शन दिया है समझ और ज्ञान के प्रयोग की। तो आप बताओ भाई, बच्चों को पहले समझ आएगी कोई चीज, ठीक है, समझ आने के बाद वो क्या करेंगे, उस ज्ञान का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा ना, एक में दिया था ज्ञान, उसके साथ संश्लेषण दे दिया, एक में दे दिया समझ, उसके साथ संश्लेषण दे दिया, एक में दे दिया ज्ञान और ज्ञान का प्रयोग दे दिया, और एक ऑप्शन में दे दिया समझ, समझने के बाद उस ज्ञान का प्रयोग। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, पहले तो हमें कोई चीज समझ आ गई, समझ, और उसके बाद समझ के बाद उस ज्ञान का प्रयोग करके आपने क्या बनाया, वर्ग बना दिया। आपको मैंने समझाया, उसके बाद आपको चीज समझ आने के बाद आपने वर्ग की परिभाषा दी और उसका ज्ञान का प्रयोग करके वर्ग की कंस्ट्रक्शंस की रचना करके दिखा दी। तो यहाँ पर आएगा समझ और ज्ञान में। नेक्स्ट है कक्षा 5 का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका अभिनय करने के लिए कहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायक रहेगा। कौन सा गुण आपका क्या रहेगा, भूमिका अभिनय की गुणवत्ता को निर्धारित करने में सहायक रहेगा भाई। कि अगर रोल प्ले करने के लिए कह दिया आपसे, तो कौन सा आपका उपकरण होगा जिसकी हेल्प से क्या होगा, भूमिका में गुणवत्ता रहेगी, गुणवत्ता को आधारित निर्धारित करने में सहायक रहेगा। आमने सामने का साक्षात्कार, कि आप क्या है इंटरव्यू ले रहे हो, आमने सामने का साक्षात्कार हेल्प रहेगा। प्रश्नावली विधि, मूल्य निर्धारण विधि, या फिर आपकी समाज विधि। तो याद रखना भाई, समाज विधि मतलब तो सोशियोमेट्री के, हम अपने आसपास जो चीजों से सीखते हैं वो क्या कहते हैं, समाज विधि में आ जाता है। तो जब आपको रोल प्ले करना है तो कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता को निर्धारित करने में सहायक होगा, तो वो होगा हमारा समाज विधि, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, आमने सामने का साक्षात्कार, प्रश्नावली या मूल्य निर्धारण मापनी। तो यहाँ पे क्या आएगा, समाज विधि आएगा भाई। नेक्स्ट है सुश्री शैलेजा, जो कक्षा 5 की अध्यापिका हैं, अपने विद्यार्थियों से शैक्षणिक उपलब्धि और सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती हैं कि क्लास के अंदर शैक्षणिक उपलब्धि मतलब बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो और सामाजिक जो व्यवहार है उसका वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, अपेक्षाएं रखती हैं। उसके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो, बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो, अपने विचारों में वह दृढ़ है, परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्काधार देने में थोड़ा समय लेती है। उसका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करे तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती है जो उचित हो, परंतु बच्चे अवमानित अनुभव ना करें। तो बताइए संचालन की किस शैली का पालन किया जा रहा है, तो उसके अंदर वो कौन सी शैली को फॉलो कर रही है। कि भाई वो कह रहे हैं अगर कुछ भी गलत किया तो उसके लिए दंड दिया जाना चाहिए, कक्षा के अंदर वो कह रहे हैं नियमों का पर्टिकुलर पालन होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं अहक्षेप, सत्तावादी, उन्मुक्त या प्रमाणिक, कि जो भी प्रमाणिक है, हाँ भाई सब यही फॉलो करते हैं, यही आपको यही करना चाहिए, यही आपकी क्या है कि प्रॉपर गाइडलाइंस है, इसमें प्रमाणिक है, यही है। या फिर उन्मुक्त या फिर अहक्षेप, किसी के कोई रोक टोक आक्षेप नहीं होना चाहिए, या सत्तावादी। तो ध्यान रखना भाई, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सत्तावादी आएगा, कि वहां पर वो क्या कर रही है कि क्लास को प्रॉपर से मैनेज करना, कंट्रोल करना, कुछ भी गलत करना उसके लिए क्या करना, दंड का प्रावधान भी करना, क्लास के अंदर किसी प्रकार डिस्टर्बेंस ना होना, और आपका सामाजिक व्यवहारों का, शैक्षणिक उपलब्धियों का क्या करना, उच्च अपेक्षाएं रखना। तो यहाँ पर जो उनका क्या हो जाएगा, शैली हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी, सत्तावादी हो जाएगी, ठीक है। मेन वही मुख्य है, वही सब चीजों को कंट्रोल करें, मैनेज करें।
तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड नहीं रहेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्तावादी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है। कि कह रहे हैं कि कक्षा को पढ़ाने के बाद एक अध्यापक देखता है कि एक जो विद्यार्थी है सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अधिगम को किस समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। आपको क्या बताना है, अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षणिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है। अभी आपसे पूछा गया भी क्लास के बाद बच्चे ने क्या किया, अपने आप से बहुत अच्छे से एक निबंध लिखा, लघु कथाएं लिखी, अच्छे से व्याख्यान दे सकता है, अच्छे से प्रयोग कर सकता है अपने ज्ञान का। तो इसका मतलब क्या है, संश्लेषण स्तर, समझ या बोध स्तर, अनुप्रयोग का स्तर या विश्लेषण स्तर। यहाँ पर इससे क्या पूछा गया है, विद्यार्थी ने शैक्षणिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया, किस लेवल को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, समझ और बोध स्तर, कि अच्छे से किसी चीज को समझ लेना फिर उसको अप्लाई करना, समझ और बोध स्तर भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी ने शैक्षणिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है। तो आंसर है समझ और बोध स्तर में। निकट विकास क्षेत्र क्या होता है, निकट विकास क्षेत्र आपने पढ़ा भी होगा भी, आपका क्या होता है कि जो नियर बाई पास है, अगर हम क्या करते हैं अपने आसपास की चीजों से सीखते हैं, जहाँ पे हम पर्टिकुलर हम पर ये नहीं रहते कि हमें कुछ सीखना है, लेकिन हम साथ साथ में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करके देख के किसी साथ में हमारे परिवार से या इनसे कह सकते हो जो सीखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, निकट विकास का सिद्धांत बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया निकट विकास का क्षेत्र क्या होता है, बच्चों की ओर बाह्य जगत का मानसिक निरूपण, बच्चों की ओर बाह्य जगत का मानसिक निरूपण, ऐसी व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चे अपने साथियों के साथ सामाजिक अंतोक्रिया करते हैं, ऐसे कार्य की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है, ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है, या अपने स्वयं के चेतन विचारों और भावना का समूह जिनका बच्चे ने आत्म विश्लेषण किया। सीधी सी बात है कि निकट विकास सिद्धांत में आपको कोई और नहीं सिखा रहा, हम अपने आप से बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाता है, आपका निकट विकास का सिद्धांत कहलाता है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ना कि अपने स्वयं के चेतन विचारों से, अपने खुद के विचारों से और भावना के समूह से बच्चे ने आत्म विश्लेषण किया है, ये हमारा क्या कहलाएगा, निकट विकास का क्षेत्र कहलाएगा भाई। नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्रियात्मक शोध के संबंध में कौन सा सही नहीं है भाई। फर्स्ट है, इसमें निष्कर्ष और उपचारात्मक उपायों की शक्ल में होते हैं। इसमें निष्कर्ष क्या है, उपचारात्मक उपायों की शक्ल में होते हैं। इसका योगदान कक्षा अध्यापन पद्धतियों में भी होता है। इसका कार्य क्षेत्र काफी व्यापक होता है। इसका संबंध अध्यापक, विद्यार्थियों या संस्थाओं की तात्कालिक समस्या से होता है। नहीं भाई, क्रियात्मक शोध का मतलब क्या होता है, क्रियात्मक शोध का मतलब आपका बाकी तीनों करेक्ट है, कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो संबंध है ना कि अध्यापक, विद्यार्थियों और संस्थाओं की जो तात्कालिक समस्या से, उस टाइम जो समस्या है तात्कालिक समस्या से संबंधित है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा भाई कि इसका संबंध अध्यापक, विद्यार्थियों या संस्थाओं की तात्कालिक समस्या से है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा अनुभव से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को दर्शाती है। कौन सी विधा अनुभव से होने वाले व्यवहार परिवर्तन, कि हम अपने अनुभव से सीख के हमारे व्यवहार में चेंजेस करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। तो कौन सी विधा अनुभव से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को दर्शाती है, अभिप्रेरणा, मॉडलिंग, अधिगम या फिर प्रत्यक्षीकरण भी। हमारे व्यवहार में अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन को क्या आती है भाई, अभिप्रेरणा आती है। इसके अंदर क्या आएगा भाई, अभिप्रेरणा इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सी विधा अनुभव से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को दर्शाती है, आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के मतानुसार सर्वाधिक अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप क्या है। थॉर्नडाइक के अनुसार, आपको पता है ना थॉर्नडाइक ने आपको 3 नियम दिए हुए। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप कौन सा है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रयास और त्रुटि अधिगम, कि प्रयास करना, त्रुटि गलती होगी, फिर उस गलती से फिर सीखना, फिर प्रयास करना। आपकी क्या रहती है, आपकी प्रयास और त्रुटि अधिगम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, थॉर्नडाइक के मतानुसार सर्वाधिक मूल रूप होता है किसी भी अधिगम का। सीखने के अंदर बच्चा क्या करता है, गलती कर करके सीखता है, तो फिर कोशिश करता है, फिर गलती करता है, तो वहां उसमें क्या करता है, चेंजेस करता चला जाता है, तो वो इस तरीके से सीखता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास और त्रुटि अधिगम हमारा। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के निर्माण में निम्नलिखित में से केंद्रीय एजेंसी कौन सी थी? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की बात हो रही है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 किसके अंडर आती है, किसके द्वारा केंद्रित की जाती है, कौन सी एजेंसी के द्वारा? तो ये क्या आ जाएगा भाई? NCERT। ध्यान रखना, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 किसके द्वारा केंद्रित की जाती है? NCERT के द्वारा केंद्रित की जाती है। नेक्स्ट है, अध्यापक द्वारा किसी विषय की विषय वस्तु के प्रत्यक्षीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? आपको गलत बताना कौन सा असंगत है। वर्तमान कक्षा की अवस्थाएं, विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर क्या है, परीक्षा का आयोजन, निर्धारित उद्देश्य। ये कह रहे हैं अध्यापक के द्वारा किसी विषय की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में कौन सा असंगत है। तो आपका क्या असंगत है वो बताना है। तो देखो, परीक्षा का आयोजन सही है, कोई ना कोई निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए आपका, वो भी सही है। विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर की बुद्धि स्तर कैसा है, तो किसी विषय वस्तु को आप अप्लाई कर रहे हो बच्चों के लिए, तो आप ये लेवल देखो ना, अरे 5th क्लास के बच्चे के लिए इसका लेवल सही है, नहीं 3rd क्लास का, 1st क्लास का बच्चा इसके लिए इसका लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर को भी ध्यान रखना, ये भी सही है। वर्तमान कक्षा में अवस्थाएं, ये हमारा असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था विषय की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में कौन सा असंगत है, कि वर्तमान कक्षा की अवस्थाएं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रोंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अपंग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को विनिमय या मॉनिटरिंग करती है? कौन सी संस्था जो अपंग लोग होते हैं उनकी सेवाओं को विनिमय करना या उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? तो ये आ जाएगा भारतीय पुनर्वास परिषद में। क्या आ जाएगा? भारतीय पुनर्वास परिषद। किसको ऑर्गेनाइज करती है, मॉनिटरिंग किसकी करती है? जो भी अपंग लोग से संबंधित शिक्षा होती है उसकी रेगुलेटिंग के लिए या मॉनिटरिंग के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? भारतीय पुनर्वास परिषद में। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद। उसके बाद है पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रासंगिक है? आपको रोंग बताना है। मोस्ट क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि 3 करेक्ट है, 1 रोंग। आपको वो ओड वन, वो रोंग वन निकालना है कि रोंग कौन सा है। तो आपसे पूछा गया है कक्षा में प्रभावी अधिगम कि अच्छे से जो लर्निंग हो रही है सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कथन अप्रासंगिक है वो बताना है। अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी अपनी अपनी गति से सीखने में सक्षम है। कि अध्यापक को क्या ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चा जिसकी जैसी स्पीड है, कि कोई स्लो लर्नर है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, तो हर बच्चा अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग सीख रहा है। ठीक है, तो अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी अपनी अपनी गति से सीखने में सक्षम है। कक्षा में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांति से पढ़ा सके। बच्चों में अधिगम की परिशुद्धता के विषय में उन्हें तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान करेगी। अगर बच्चे कहीं पे भी कुछ गलती कर रहे हैं तो बच्चों की अधिगम की परिशुद्धता के लिए उन्हें तुरंत क्या करें? प्रतिपुष्टि प्रदान करें। उनको उसी टाइम पे करेक्ट करते चले, उनको ठीक बताते चले कि कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं। या अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि सीखी जाने वाली सूचना छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत की जाएगी। जो भी बच्चा सीख रहा है उसको छोटे छोटे चरणों में सुनिश्चित किया जाए। क्या सुनिश्चित करें? कि जो भी चीजें सीख रहा है वो छोटे छोटे चरणों में सीखे। तो ये क्या है आपका अप्रासंगिक, वो इससे रिलेटेड नहीं है। इस तरह की कोई चीज माइंड में नहीं रखी जाती। कि अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि सीखी जाने वाली सूचना छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत की जाए। तो आपको बताना था कौन सा कथन अप्रासंगिक है, तो आपका ये वाला कथन क्या हो जाएगा? अप्रासंगिक हो जाएगा। उसके बाद है, खेल ही बच्चों का कार्य है किसने सर्वप्रथम कहा था? ये आपसे कई बार 1-2 स्टेटमेंट ऐसी आती ही आती है, आपसे पूछा जाता है ये लाइन किसने कही है, ये किसने कहा है। तो आपसे पूछा गया है खेल ही बच्चों का कार्य है, यह है सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहा जाएगा मॉन्टेसरी आ जाएगी। उन्होंने ही किंडरगार्टन जो बच्चों की खेल विधि होती है ना, तो किसने दी थी? आपकी मेन सबसे पहले बच्चों की प्ले लेवल पे मतलब आपका इन्होंने स्टार्ट किया था। तो खेल ही बच्चों का कार्य है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? मैडम मॉन्टेसरी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, विज्ञान विषयों में सतत और व्यापक। विज्ञान के विषय में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का आधार कौन सा होना चाहिए? आपसे पूछा गया एक तो विज्ञान विषय में, उसके व्यापक मूल्यांकन के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का आधार, कि रचनात्मक क्रिएटिव रचनात्मक मूल्यांकन का आधार कौन सा होना चाहिए? समूहों में प्रयोजन कार्य, कि ग्रुप के अंदर क्या करेगा? प्रयोजना कार्य करवाया जाए। संवाद कौशल, कि बच्चों की स्पीकिंग संवाद कौशल को जांचा जाए। प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोगशाला के क्रियाकलाप कराए जाए, उनका प्रयोग करवाया जाए।
लेखन कौशल और लेखन कौशल करवाया जाए। तो भैया हम सीधी सी बात है, साइंस के अंदर तो मोस्टली क्या कहा जाता है कि करके सीखना, प्रयोग, प्रैक्टिकल वर्क के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे विज्ञान विषय में की बात हुई थी, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन का आधार क्या हो जाएगा? आपका प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोग, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना था कि विज्ञान विषय में रचनात्मक मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? प्रयोगशाला की क्रियाकलाप तथा प्रयोग में। नेक्स्ट है, एक प्रश्न पत्र का निर्माण करने के पश्चात अध्यापक यह जानना चाहता है कि क्या इसमें उन विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का प्रशिक्षण हो जाएगा जो पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए थे। उसने कोई पेपर बनाया, उसके बाद वो कह रहा है कि वो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि जो चीजें मेरे को जांच करनी थी, बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं, वो सब चीजें इसमें कवर हो रही है या नहीं हो रही है। बताइए कि वह अध्यापक इनमें से किससे संबंध है? परीक्षा की वस्तुनिष्ठता, परीक्षा की वैधता, परीक्षण की विश्वसनीयता या विषय वस्तु का विस्तार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई कि एक प्रश्न पत्र के निर्माण के पश्चात अध्यापक यह जानना चाहता है कि विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हुई नहीं हुई, तो क्या हो जाएगी? परीक्षण का विश्वसनीयता, कि हाँ भाई जो चीज जिस उद्देश्य से किया जाता है वो उद्देश्य कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं है। ठीक है, विश्वसनीय है नहीं, विश्वास किया जा सकता नहीं कि क्या उन सब उद्देश्यों को फुलफिल करता है या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्रशिक्षण की विश्वसनीयता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार भौतिक जगत एक वास्तविकता है, मानव और अन्य जीवधारियों को वातावरण के प्रति अनुकूल रहना चाहिए, भौतिक वातावरण सीमित होता है, अध्यापक का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बच्चे के लिए हानिकारक होगा, अतः उसके विकास में किस प्रकार के सुझाव, निर्देशन अतः हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होता। ये पूछा जा रहा है, ये कौन सा दार्शनिक विचारधारा है। ठीक है, अब आपको ये पता ही नहीं होगा ये विचारधारा कौन सी, तो आप कैसे रिप्लाई करोगे? तो दार्शनिक विचारधारा से आदर्शवाद है, मानवतावाद है, प्रयोजनवाद है, प्रकृतिवाद है। तो पहली बात आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए, और भी जो भी आपके क्या है दार्शनिक विचारधारा, उन सबके बारे में अगर आपको पढ़ना है, डेफिनेशंस पढ़नी है, ताकि आपको क्लियर हो कि ये किस चीज के बारे में बात करता है, ये किस चीज को प्रेफरेंस देता है। तो यहाँ पर जब कहा गया है कि उसके विकास में किसी प्रकार के सुझाव, निर्देशन या हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होता, तो ये क्या कहलाएगा भाई? प्रयोजनवाद कहलाएगा। ये कौन सी दार्शनिक विचारधारा है? प्रयोजनवाद दार्शनिक विचारधारा कहलाएगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं, कौन सी बातें शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहायक होंगी? हमसे पूछा जा रहा है कौन सी बातें शिक्षार्थियों के लिए शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहायक होंगी? निष्पत्ति का बाधा मूल्यांकन, शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध, निकट के शिक्षक माता पिता संपर्क या उच्च स्तर पर अनुदेशन की व्यवस्था। तो आपसे पूछा क्या गया है, कौन सी बातें शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि को उन्नत करने में सहायता करेंगी? तो यहाँ पर भी हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में धनात्मक पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, कि अध्यापक और बच्चे के बीच में क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, कि बच्चा कुछ पूछे तो टीचर उसको डांटे ना, या कुछ भी गलती हो जाए या कोई भी चीज बच्चा बिना हेजिटेशन से टीचर से पूछ पाए। तो टीचर के बीच में और आपके बच्चे के बीच में, शिक्षार्थी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। यस, करेक्ट है। निकट के शिक्षक माता पिता संपर्क, माता पिता शिक्षक के बीच में संपर्क होना चाहिए, ताकि उनको पता चलता रहे कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, और टीचर को पेरेंट्स से पता चल जाए, पेरेंट्स को टीचर से पता चल जाए, तो भी वो क्या करता है, बच्चों की शिक्षा को उन्नत करने में सहायक होता है। तो ये दोनों आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड, कि बच्चे और टीचर के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, और शिक्षक और माता पिता के बीच में क्या होना चाहिए, संपर्क रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अव्यक्त और अंतर्निहित संदेश जो विद्यार्थियों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं, वो कौन सी पाठ्य चर्चा कहलाती है? कि वो अव्यक्त जो बताया नहीं है, बोल के कुछ नहीं बताएगा, अव्यक्त और अंतर्निहित संदेश, कि यहाँ एक अंडरस्टूड है तो ऑलरेडी पता ही था। तो अंतर्निहित संदेश जो विद्यार्थियों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं, वो कौन सी पाठ्य चर्चा कहलाती है? बताओ भाई। कुंडलीकृत पाठ्य चर्चा, सुनिश्चित पाठ्य चर्चा, गुप्त पाठ्य चर्चा या समेकित पाठ्य चर्चा? तो ये क्या आ जाएगा भाई? आपका समेकित पाठ्य चर्चा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्निहित या अव्यक्त संदेश हमारे क्या कहलाएंगे? समेकित पाठ्य चर्चा कहलाएंगे हमारी। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें, जैसे हमारी 3 सूचियां होती हैं हमारी, तो उस सूचियों में किस सूची के अंदर शिक्षा को रखा गया है? तो हमारा समवर्ती सूची के अंदर क्या रखा है? शिक्षा को रखा गया। सीधा में पूछा गया किस सूची में हमारी शिक्षा का प्रावधान है, तो वो किस में आएगा? समवर्ती सूची के अंदर आ जाएगा भी हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कहा गया स्किनर के अधिगम सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति को नियंत्रित करना हो तो व्यक्ति को किसे नियंत्रित करना चाहिए? तो किससे नियंत्रित करना चाहिए? तो ये आ जाएगा दंड आ जाएगा भी हमारा। ठीक है, स्किनर के अधिगम सिद्धांत के अनुसार
यदि व्यवहार को नियंत्रित करना है तो व्यक्ति को किसे नियंत्रित करना चाहिए, दंड को नियंत्रित करना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट है उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध करने में संक्षिप्त कर सकते हैं। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? ये कह रहे हैं कि आपने कोई कहानी पूरी सुनी, उसके बाद बच्चे इसको क्या करते हैं, मुख्य घटनाओं को शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकते हैं। इस तरह का मतलब ये किससे रिलेटेड है आपका, मूल्यांकन से, समझ से, ज्ञान के प्रयोग से या संश्लेषण से? भी आपने पूरी कहानी पढ़ी, उसको समझा, अब आपने उसको क्या किया, व्याकरण की शुद्ध दृष्टि से उसको संक्षिप्त करके छोटा होकर लिखा, भी सार ये था इस कहानी का, ये कहना चाह रहे थे। तो यहाँ पर आपने किस चीज का प्रयोग किया, क्या चीज आपकी क्या हुई यहाँ पे, ज्ञानात्मक किस उद्देश्य की पूर्ति हुई? तो यहाँ पर अभी आंसर हो जाए ज्ञान का प्रयोग, कि आपने अपने ज्ञान के प्रयोग के आधार पर उस चीज को समझा और उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज की पॉइंट्स थे, जो मेन चीज थी, उसको संक्षिप्त करके आपने लिख दिया। वो क्या होगा, मूल्यांकन नहीं होगा, समझ नहीं होगा, संश्लेषण नहीं होगा, ज्ञान का प्रयोग कहलाएगा भी हमारा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है भी हमारा इसका 150th क्वेश्चन हमारा। तो इसमें उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे कि परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिया करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना, निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित? आपको इतनी सारी चीजें दे दी गई, ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं? मूल्यांकन से, अनुप्रयोग से, विश्लेषण से, संश्लेषण से। वे विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, सबको छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक संश्लेषण करना होता है। विश्लेषण का मतलब बड़ी चीज से तोड़कर टुकड़े टुकड़े में अलग अलग उनको बारे में विश्लेषण करना होता है हमारा। तो हमसे पूछा गया ये किससे संबंधित है, तो जहां पर परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, सबको अलग अलग कर दिया ना, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, विश्लेषण के अंदर आएगा। किस वर्ग में आएगा, विश्लेषण के वर्ग में आएगा भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है, तो विश्लेषण से संबंधित है। तो भाई ये हमारे 40 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। इन क्वेश्चनों को सुनने के बाद आपको एक बार समझ में आएगा किस तरह से पूछे जाएंगे। तो आपको मेन में क्या करना है, डेफिनेशंस याद करनी है, जो भी आपको सिद्धांत दिए गए हैं आपको वो सिद्धांत देखने के एक बार, कि सब सिद्धांत की डेफिनेशंस क्या होती है, वो किस बारे में बात करते हैं, किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं हमारे, वो चीज देखनी है। और आपको जो भी आपकी मेन चीजें दी हैं, जैसे कि एनसीईआरटी है या आपका कि राइट टू एजुकेशन है या 2005 वाला पाठ्यक्रम है आपका, इन सब संस्थाओं के बारे में आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे देखने हैं आपको, ठीक है। तो जितनी भी आपकी मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी शिक्षा से संबंधित, उन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको मेन जो विचारधारा है उनके बारे में पता होना चाहिए। अब बाकी क्वेश्चंस क्या है आपके अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे और आपके रिप्लाई कर पाओगे। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा पीआरटी वाला पेपर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम नेक्स्ट हमारे केवीएस या डीएसएस पेपर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।